गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। यस, आपको जैसे विश करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ चैप्टर 3 ए से, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? डिमांड एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, as you know that the name of the chapter is demand analysis. Now here what we'll study regarding demand. You all are aware that demand means what? No need to explain the meaning and all. But in economic terms, yes, there is a need to understand the meaning of demand. Okay? And here in this chapter we will do analyzation. Students, what is the meaning of analyzation? Analyzation means what? Analyzation means some research that you have to do related to a particular topic. Like, for example, if suppose when you have passed your 10th standard exams, okay? So after 10th, you all are very much excited to take admissions in 11th standard. तो 11th स्टैंडर्ड के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने हिसाब से कॉलेजेस को एनालाइज करते हैं ना, कौन से कॉलेज में आपको लेक्चर बंक करने को मिलेगा, कौन से कॉलेज में आपको ज़्यादा फ्रीडम है, कहाँ ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करते हो ना, येस और नो? सो दिस इज़ कॉल्ड एनालाइजेशन। एंड देन आफ्टर आप रेडी होते हो कि भाई मेरे को ये नहीं, यही कॉलेज में एडमिशन्स लेने क्या, हमारे पूरा ग्रुप ये एक पर्टिकुलर एक कॉलेज में एडमिशन्स लेगा, येस और नो? सो होप सो आपको एनालाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया। एनालाइजेशन मीन्स डूइंग अ पर्टिकुलर रिसर्च रिलेटेड टू एनी ऑफ द फील्ड और रिलेटेड टू टॉपिक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर 3rd A chapter, the name of the chapter is demand analysis. So in this chapter we are going to analyze regarding demand. Okay, followed you all? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। किससे? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो you have already studied the concept of utility in the previous chapter. Utility is the basis of demand. मैंने बताया है, utility is the basis of demand. Utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity. So this chapter is an effort to analyze the concept of demand. Demand analysis is concerned with consumer behavior. Yes, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या करेंगे? डिमांड से रिलेटेड हम लोग रिसर्च करेंगे। सो सीधी सी बात है, अगर हम डिमांड से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं मतलब उसमें कंज्यूमर आना ही आना है। येस, बिकॉज डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स। येस और नो? हम और आप क्या हैं? समवेयर वी आर कंज्यूमर। तो हम डिमांड करते हैं। जब हम डिमांड करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? कंज्यूमर। ओके, सो हियर we will do research, we will do analyzation related to consumers behavior. हम लोग यहाँ पे किसके बारे में एनालाइज करने वाले हैं? कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो आप सबसे पहले समझो कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है। अभी तो आपने सोचा कि आपको ये समझ में आया कि एनालाइजेशन किसका है। तो एनालाइजेशन है कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में। अब कंज्यूमर्स बिहेवियर कैसे होगा? क्या है डिमांड? So, meaning of demand. So, in ordinary language, demand means a desire. Demand means what? It is a desire. But when it will become demand, that I will explain. Desire means an urge to have something. In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. For example, if a person has the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. So demand is an effective desire. All desires are not demand. In short, desire is equal to demand is equal to desire plus willingness to purchase and ability to pay. अब इसको आप समझो कि इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें, एक है आपका डिज़ायर और दूसरा है आपका डिमांड। ओके, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? समझो आपको कार लेने की विश हुई। व्हाट यू वांट टू बाय? यू वांट टू परचेज अ कार। आप एक कार लेना चाहते हैं, ये आपकी विश है।
क्या है आपकी विश है, क्या है विश आपकी, कार लेने की विश है, ठीक है। और आपने इस कार को परचेज कर लिया, आपने क्या कर लिया, यू हैव बाय अ कार, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में आप ये कार बाय नहीं कर पाए, तो जो ये आपने जो विश किया था ना, जो आपने डिज़ायर किया था ना कार को ख़रीदने के लिए, ये आपका डिमांड कब बना, जब आप इसको परचेज़ कर रहे हो, जब आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इसको परचेज़ कर सको। तो ये आपका डिज़ायर था, लेकिन बाद में डिमांड बन गया क्योंकि आपने कार को परचेज़ कर लिया, फर्स्ट कंडीशन। पर सेकंड कंडीशन में आपकी विश है, पर सेकंड कंडीशन में आपको कार नहीं खरीद पाए, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये डिमांड नहीं है, इट इज़ ओनली अ डिज़ायर। गेटिंग? सो डिमांड और डिज़ायर का फ़र्क का मतलब हुआ, जब हम सिर्फ विश करते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो वो डिज़ायर से डिमांड बन जाता है, लेकिन जब हमारी विश सिर्फ विश रह जाती है, हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो डिमांड नहीं बनता है, वो सिर्फ डिज़ायर ही रहता है। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में डिमांड कब बनेगा, जब आप डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, जब आपके अंदर उसको खरीदने की इच्छा होगी और पे करने की कैपेसिटी होगी, तो ही वो डिज़ायर आपका डिमांड बनेगा। क्लियर यू ऑल? दूसरा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपके फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और आपने प्लान किया है, चलो भाई मैं एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा अपनी फ्रेंड को, ऐसा वैसा आपने सब विश किया है, और जब आप शॉप पे गए आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपका डिमांड बना क्या? नो, वो सिर्फ आपके मन में विश रह गई, आपने उसको खरीद ही नहीं पाए ना, तो कैसे बनेगा वो डिमांड? इट्स नॉट डिमांड, इट्स ओनली अ मेयर विश। So there is a difference between desire and demand. So when your desire will become demand, when you first you have to wish, second thing you must be able to buy and you must be able to pay, then only your desire will become demand. I think कोई डाउट नहीं होगा, मीनिंग ऑफ डिमांड आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड की तरफ। यस, so definition of demand according to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. Thus following are the features of demand. What is the demand? देखो ये एक्चुअली क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू बेनहम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना ये डिमांड का डेफिनेशन लर्न ही नहीं हो पाता है। वाई? बिकॉज उनको इनका मीनिंग नहीं समझता है। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन का मीनिंग समझो। वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, डेफिनेटली यू विल लर्न द डेफिनेशन वेरी नाइसली। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट, मतलब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस। जब आप समझो आप एक टी शर्ट लेने जा रहे हो मार्केट में एट अ गिवन प्राइस, तो ये है आपका टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट एट अ गिवन प्राइस, प्राइस समझो उसकी है ₹500 एट अ गिवन प्राइस, तो प्राइस कितनी है समझो 500, अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। तो विच विल बी बॉट, जो आपने ख़रीदा पर यूनिट, मतलब आपने कितने टी शर्ट खरीदे, 1 2 3 जितने भी, लेकिन आपने उसी समय जब आप मार्केट में गए हो, समझो ये सितंबर महीना चल रहा है या अक्टूबर महीना चल रहा है, कोई भी मंथ चल रहा है, तो आपने अगर डिसाइड किया कि भाई बाबा आज 30 सितंबर है और आज मैं मार्केट में जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, और आज जब मैं मार्केट में 30 सितंबर को शॉपिंग करने को गई हूँ, टी शर्ट खरीदने को गई हूँ, तो उस वक्त एट अ गिवन टाइम एट दैट प्राइस 30 सितंबर को टी शर्ट का जो प्राइस था वो 500 था और मैंने उसका 2 यूनिट खरीद लिया, मतलब मैंने उसका 2 टी शर्ट खरीद लिया, विच विल बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। अब आपको बस समझ में आया? पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस का मतलब समझ में आया? इसका ये मतलब है जब आप शॉप पे जा रहे हो, जिस भी दिन जा रहे हो, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सामान का क्या प्राइस है और आप उसकी कितनी यूनिट्स, मतलब आप उसका कितना सामान खरीद रहे हो, 1 किलो 2 किलो जो भी सामान आप ले रहे हो, this is called per unit of time at that given price. Definition समझा? आप इसको easily learn कर लेना. Now the next thing that this chapter is very IMP students, I am telling you, from beginning to till 5th chapters,
ऑल द चैप्टर्स आर वेरी IMP. 70% आपके क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर्स तक में आते हैं. आगे की भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बट ऑल दीज चैप्टर्स ना, इफ़ यू प्रिपेयर, इफ़ यू थॉरो वेरी नाइसली ना, देन नो वन कैन स्टॉप यू गेटिंग गुड मार्क्स. Okay, and eco, why you feel that eco is hard? Because you are learning without understanding. Once you understand and then you learn, definitely you will score a very good marks. Okay, so definition of demand you followed. अब यहाँ पे next है, following are the features of demand. Demand is a relative concept and demand is essentially expressed with reference to time and price. Yes, demand is a relative concept. Try to understand the meaning of first point, that demand is a relative concept. How? Yes, of course it is a relative concept. Very simple example, you all are student. ठीक है, आप अलग अलग कॉलेज में जाते हो एडमिशन्स लेने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या इंक्वायरी करते हो? आपके पेरेंट्स सबसे पहले क्या इंक्वायरी करते हैं? फ़ीस कितना है, पर्टिकुलर मिस्टर ए कॉलेज का फ़ीस कितना है, मिस्टर बी कॉलेज का फ़ीस कितना है, मिस्टर सी कॉलेज का फ़ीस कितना है. येस और नो. और उस हिसाब से जो फीस आपके बजट में होती है, फिर आप उस कॉलेज के बारे में डिसाइड करते हो. तो हुआ ना डिमांड का रिलेशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. यस. नाउ सेकंड कैसा है? डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस. जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन के वक्त में एग्जांपल दिया, विथ टाइम एंड प्राइस. अगर कोई सीजनल चीज़ है, अभी समझो नवरात्रि चल रहा है, गरबा चल रहा है, और कोई आपका कॉलेज में फैशन शो है, सामान महंगा रहता तो भी आप खरीदते हो. वाई? बिकॉज आपके टाइम की वो डिमांड होती है. यस. और अगर टाइम की डिमांड नहीं है तो सामान महंगा है तो आप छोड़ दोगे, चलो कौन लेता है, बाद में ले लेंगे. सो इट मैटर्स अ लॉट. इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ रिलेटेड विथ टाइम एंड प्राइस. गेटिंग? चलो, तो मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, यहाँ तक आपका पॉइंट्स क्लियर हुआ. तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ. अब पहला है डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज़ अ डिमांड शेड्यूल? सो डिमांड शेड्यूल में दो चीज़ आती है, एक आती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके, देन फर्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल. पहले इसका मतलब समझो. Demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. समझा? What is the meaning of demand schedule? Demand schedule का मतलब क्या होता है? ये एक functional relationship है between the price and the quantity. अब ये functional relationship का मतलब क्या होता है? Very simple. समझो, functional relationship का मतलब ये होता है कि जैसे आप मार्केट में गए, ओके, और मार्केट में समझो आपकी मम्मी मार्केट जा रही हैं डेली, कोई डेली रूटीन का सामान लेने के लिए. अब समझो फॉर एग्जांपल टोमेटो का रेट मार्केट में समझो 50 रुपीज़ kg है. ठीक है, पर्टिकुलर जिस दिन गई हैं उस दिन वो क्या करेंगी? या तो नहीं लेंगी तो हाफ kg लेंगी. नेक्स्ट डे उसी टोमेटो का रेट 20 रुपीज़ है, उस दिन वो क्या करेंगी? 1 kg ले लेंगे. आया ना टाइम एंड प्राइस? फंक्शनल रिलेशनशिप हुआ या नहीं? मेरा अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज हुआ ना. सामान का प्राइस ज़्यादा है, डिमांड कम हो गई, प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा हो गया. यस. तो इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज़ समझना है, व्हेन द प्राइस विल बी मोर, डिमांड विल बी लेस. व्हेन द प्राइस विल बी लेस, डिमांड विल बी मोर, एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रिलेशनशिप. ओके, चलो अब हम लोग डिमांड शेड्यूल में चलते हैं कि आगे क्या है. तो डिमांड शेड्यूल में पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज़ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब है कि यहाँ पे एक किसी भी कंज्यूमर के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसे डिमांड शेड्यूल के बारे में एनालाइज करेंगे, पर्टिकुलर वन कंज्यूमर. सो individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. Individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of a commodities that an individual consumer is prepared to buy at various price over a given period of time.
एट वेरियस प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको इस पूरे चैप्टर में हर जगह आएगा, बिकॉज हम जब भी सामान खरीदने जाते हैं सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन ध्यान कहाँ जाता है, प्राइस पे। आज महंगा है छोड़ देते हैं, सस्ता होगा आएंगे। यू आर वी ऑलवेज डू येस और नो, येस। तो यहाँ पे आपको हर जगह ये लर्न करना है, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके तो यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए डिस्टिंग्विश भी आता है। तो आप ये पॉइंट्स उसमें वन बाय वन दोनों का हमेशा लिखना। एंड वेन एवर यू राइट एनी ऑफ द डिस्टिंग्विश, लिसन वेरी केयरफुली, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हर बार ये मैं बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगी। जब भी आप कोई भी डिस्टिंग्विश लिखते हो, आपका फर्स्ट पॉइंट दोनों तरफ से मीनिंग होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आपका डेफिनेशन होना चाहिए, फिर थर्ड पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हो। मिनिमम 4 to डो सी एग्ज़ाम्स में डू स्मार्ट स्टडी। ओके एग्ज़ाम में डिस्टिंग्विश हमेशा 2 मार्क्स का आता है, सो आप 4 to 5 पॉइंट्स लर्न करके जाओ। एटलीस्ट आप अगर कुछ भूल भी गए, सपोज यू फॉरगेट एनी पॉइंट्स, तो एटलीस्ट हाँ, अगर आपको मीनिंग डेफिनेशन भूल जा रहा है तो अपसेट मत हो, डोंट बी पैनिक, जो पॉइंट्स लर्न है वो लिख दो। बिकॉज इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट गुड प्रॉपर 2 मार्क्स, देन फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट मीनिंग एंड सेकेंड पॉइंट यू हैव टू राइट डेफिनेशन। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो पॉइंट्स रहता है डिस्टिंग्विश के लिए, उसमें मीनिंग या डेफिनेशन नहीं रहते हैं, दूसरी चीज़ें रहती हैं। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन, जो उसमें पॉइंट्स है वो आप लिखो। ओके डिस्टिंग्विश में ये चीज़ हमेशा याद रखना, मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद ही तीसरे पे आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। हाँ पर्टिकुलर पॉइंट्स में अगर डेफिनेशन है ही नहीं, देन इज़ डिफरेंट। ओके तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चलो तो अब हम लोग किसकी स्टडीज़ कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। सो हियर वी आर डूइंग स्टडी ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक इंसान की ये सारी लिस्ट है, ठीक है। व्हेन द प्राइस इज़ ₹10, डिमांड इज़ 1 kg, व्हेन द प्राइस इज़ ₹2, डिमांड इज़ 5 kg। आया ना, व्हेन प्राइस इज़ मोर, डिमांड इज़ लेस, व्हेन द प्राइस इज़ ₹8, 2 kg, ₹6, 3 kg, ₹4, 4 kg। मतलब जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता गया है, ये हमारा प्राइस क्या हुआ है, पहले हायर था, बाद में लोअर 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 होता गया। तो हमारा डिमांड पहले लेस था, पहले हमारा डिमांड क्या था, पहले हमारा डिमांड एकदम लेस था, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वाई, बिकॉज प्राइस लेस हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है। प्राइस इज़ लोअर, डिमांड इज़ हायर, प्राइस इज़ हायर, डिमांड इज़ लोअर। Inverse relationship. What? Inverse relationship. Keep in mind, price is lower, demand is higher. Price is higher, demand is lower. Opposite inverse relationship. Clear students? तो चलो ये आपने समझा टेबल। अब हम लोग सेम चीज़ इसको समझेंगे डायग्राम से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो 3.1 shows different quantities of commodities purchased by an individual consumer at a various prices. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising prices and more quantity of demand is falling prices. जो आपने टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया, कभी भी ध्यान रखना, सिर्फ टेबल को ड्रॉ करके मत छोड़ देना, उसको एक्सप्लेन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि when the price, this you can do in your own words, कि when the prices is higher, demand is lower, and when the prices is lower, demand is higher. This you can explain in your own words. Okay, so you will get nice marks. After that, graph, and then explanation of the graph. Okay, so मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो, आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालना है, किसका ग्राफ ड्रा कर रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो। सो हियर फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द हेडिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके ठीक है। अब आप डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या करने वाले, सी डिमांड कर्व, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज,
प्राइस इन रुपीज़, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, अदरवाइज आउट ऑफ 2 यू विल नॉट गेट मार्क्स कट, एक्स एक्सिस मार्क्स कट, नॉट रिटर्न मार्क्स कट, नॉट रिटर्न मार्क्स कट, नॉट रिटर्न मार्क्स कट, आपको मिला क्या? हाफ मार्क्स. So always keep in mind when you are going to draw the graph, these things you minutely, these all are very minute things, but you have to keep in mind. जो भी करते हो प्रॉपर ड्रॉ करो. ओके, आप जो भी ड्रॉ करते हो प्रॉपरली ड्रॉ करो. यहाँ पे आप एक्स एक्सिस लिखो, यहाँ पे आप वाई एक्सिस लिखो, यहाँ पे आप इसको भी आप प्रॉपर एरो डालो, इसको भी आप प्रॉपर एरो डालो. यहाँ पे आप ओ लिखो. वाई एक्सिस पे आपका क्या है? प्राइस है. एक्सिस पे आपका क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन केजीज है. देन आप यहाँ पे पॉइंट बनाओगे 0.2 4 6 8 10 टेबल का, और यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 बनाओगे. ओके, आफ्टर दैट अब आप देखोगे कि आपके टेबल में कितना है. फर्स्ट आप टेबल देखो. इन योर टेबल द प्राइस इज़ ₹10. ओके, एंड द क्वांटिटी इज़ 1. तो आपका ये प्राइस कहाँ है? यहाँ है. और क्वांटिटी कहाँ है? यहाँ है. तो आप ये पूरा स्केल लोगे और स्ट्रेट लाइन से आप इसको कर दोगे. देन नेक्स्ट है आपका प्राइस ₹8. ₹8 आपने कितना लिया है? 2 kg. तो ये रहा आपका 8 और 2 के सामने ही आप मैच करोगे. क्या करोगे? 8 और 2 के सामने ही आप मैच करोगे. समझो, अगर मैंने आपको यहाँ पे बनाया है और अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 2, मैंने बना दिया, ये आपका, मैं आपको एक बता दे रही हूँ सिर्फ, ये आपका है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका क्वांटिटी इन केजीज रहेगा, और ये आपका प्राइस रहेगा. ये आपका है इंडिविजुअल डिमांड कर्व. क्या है ये? इंडिविजुअल डिमांड कर्व. तो समझो आपका ₹10 है. क्या है? ₹10 पे आपने कितना लिया है? ओनली 1 लिया है. कितना लिया आपने? 1. तो आप यही देखोगे, ये मेरा 10 कहाँ पे है? मेरा 10 यहाँ पे है. मेरा 1 कहाँ पे? मेरा 1 यहाँ पे है. इस तरह से बाद में ₹2 पे आपने कितना लिया है? 5 kg लिया है. ये आपका 5 kg है. ये आपका ₹2 है. तो ₹2 पे आप कितना ले रहे हो? 5 kg, राइट. तो ये रहा आपका ₹2 और ये रहा आपका 5 kg. इस तरह से जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तब आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा. मैंने सिर्फ दोनों नहीं मिलाया है, सारा नहीं मिलाया है, इसलिए सिर्फ इतना ही आ रहा है. प्रॉपर इट शुड कम प्रॉपरली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, समझ में आया? जब आप इस तरह से करोगे तो देखो आपका प्रॉपर डिमांड कर्व प्रॉपरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. समझ में आया डायग्राम कैसे बनाते हैं? और बाद में ये जो आपने ड्रॉ किया, ये क्या है? दिस इज़ योर DD, मीन्स दिस इज़ योर डिमांड कर्व which is coming from up to down in downward direction, which shows an inverse relationship, because your आपका when the your price is higher demand is lower, and when your price is lower demand is higher, which shows an inverse relationship between the price and the quantity demanded. ये आपको एक्सप्लेन करना है, जो आप खुद के ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, ऑन द एक्स एक्सिस quantity demanded, on the y axis we have drawn the price. When the prices is higher, consumer demanded very less quantity, that is only 1 kg, and when the price is lower, that is ₹2, that time consumer demanded 5 kg, which shows an inverse relationship between the price and the quantity demanded. Okay, समझ में आया? ठीक है. और ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन है 3.1. एक्सेस रिप्रेजेंट दिस. देन डिमांड का आप अंडरलाइन करो. डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इन द एग्जाम यू विल गेट MCQs दैट इन इंडिविजुअल डिमांड कर्व द डिमांड कर्व स्लोप्स व्हाट? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. मैंने आपको बताया देयर इज ओनली वन वे, दैट इज लेफ्ट टू राइट. देयर इज ओनली वन वे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. दिमाग में अच्छे से बिठा लो, सिर्फ एक ही वे है, डाउट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता. लेफ्ट टू राइट, बात खत्म. विच शोज inverse relationship between price and quantity demanded. This chapter is very easy, my dear students. If you'll understand it carefully, you are able to write in your own words. Only सिर्फ आपको tables और diagram अच्छे से practice करना है. Explanation you can give in your own words. Clear?
ओके, तो आपको ये ग्राफ और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की तरफ। मार्केट डिमांड शेड्यूल भी एग्जैक्टली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की तरह ही है। मैंने बोला ना दोनों में डिस्टिंग्विश आएगा। ओनली हियर द डिफरेंस इज दैट वहाँ पे आपने एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी किया था, यहाँ पे आप 2-3 कंज्यूमर के बारे में स्टडी करोगे, मतलब मार्केट, बहुत सारे कंज्यूमर्स। ओके, rest all the things will be same. So here you see market demand, पहला point of distinguish, market demand is the total demand for a commodity from all the consumers at a given price during a given period of time. ये हो गया आपका, जब आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड, अब ये फर्स्ट पॉइंट है मार्केट डिमांड। फर्स्ट डिस्टिंग्विश का पॉइंट क्लियर। Now market demand schedule is a tabular representation showing the different quantities of the commodity which all consumers are prepared to buy at the various price over a given period of time. वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक इंसान का था, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों का है। हो गया तो पॉइंट्स क्लियर। It is obtained by a horizontal summation of the demand of all the consumers at the various price. It also indicates the inverse relationship. तो ये सेम है, दोनों में नहीं आएगा क्योंकि वहाँ भी इन्वर्स है, यहाँ भी इन्वर्स है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं लिखना, ये पॉइंट नहीं आएगा। Inverse relationship between the price and the quantity demanded. This can be explained with the help of the following demand schedule. यहाँ भी ये आपका सेम है। देखो ये आप टेबल देख रहे हो, एट द प्राइस ऑफ ₹10 कंज्यूमर ए 5 kg, कंज्यूमर बी 10 kg, कंज्यूमर सी 15 kg, टोटल 30 kg. एंड द सेम एट द प्राइस ऑफ ₹2 कंज्यूमर ए 29 kg, 30 kg, 35 kg, टोटल 90 kg. Again the same thing. When the prices is higher, demand is lower. When the prices is lower, demand is higher. Clear? And the same representative explanation that के टेबल में आपने क्या लिखा है, various prices. ये देखो, different quantities of the commodity purchased by different consumers at the various prices. It can be observed that the less quantity of the commodity is demanded at the same. आपको बार बार लिखना है कि जब प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है और जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। यही चीज़ आपको यहाँ भी लिखनी है, जो आपको पढ़ के समझ में आएगा। ये बहुत इजी है, आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन की तरफ। किस पे? ग्राफ, दैट इज़ मार्केट डिमांड कर्व का ग्राफ। ग्राफिकली द मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये लिख लेना, अंडरलाइन करो। Market demand curve schedule is what, horizontal or vertical? So it is a horizontal summation of individual demand curves. Okay, do underline it. These all questions comes for MCQs. It is based on the market demand schedule. Okay, तो देखो आपने यहाँ पे y बनाया, आपने यहाँ पे x बनाया, y पे आपने प्राइस डाला, x पे आपने क्वांटिटी डाला, प्रॉपर x एक्सिस, y एक्सिस, जीरो एरो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहाँ पे हेडिंग, बाद में ये आपका डिमांड कर्व है विच इज़ कमिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब प्राइस 10 है तब क्वांटिटी आपकी कितनी है, जब आपका प्राइस कम है तब आपकी क्वांटिटी कितनी है, टेबल देखो 30 kg, ठीक है, तो ये रहा 30 kg। और जब आपका प्राइस 2 है तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, 90 kg, मतलब अप्रॉक्स यहाँ, ठीक है। तो ये आपने सारा का सारा 1 by 1 आपने सारा का सारा मिला दिया और ये आपका बन गया मार्केट डिमांड कर्व। ओके, देन अगेन सेम एक्सप्लेनेशन। वाई एक्सेस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप। हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इंडिविजुअल डिमांड एक्सप्लेन इन डिटेल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व and market demand curve schedule. So you are able to explain. You have to explain first what is the individual demand curve schedule and then you have to explain what is market demand curve schedule. दोनों में आपको explain करना है, टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है और बाद में उन दोनों का एक्सप्लेनेशन लिखना है। और अगर डिस्टिंग्विश आएगा तो मैंने पॉइंट वाइज आपको डिस्टिंग्विश भी एक्सप्लेन किया। क्लियर यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके, चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रीजंस टू जस्टिफाई व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड. ओके, सो this is the question that reasons justifying downward sloping demand curve are as follows. What are the reason why the demand curve slope is downward? So these are few points which you have to understand.
तो पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. येस, फर्स्ट पॉइंट इज law of diminishing marginal utility. What is the meaning of law of diminishing marginal utility? The more and more we consume, the less we have the desire for that. Yes, तो यहाँ पे सबसे पहले यही है. We have seen that marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of the commodity and vice versa. Therefore, a consumer tends to buy more when the price falls and vice versa. It implies that demand curve is downward sloping. समझ में आया? जब भी हमारा ये लॉ है कि जब हम जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है हम उसकी कम डिमांड करते हैं. यस, इसी तरह से जब प्राइस ज़्यादा होगी तो हम डिमांड भी कम करेंगे और जब प्राइस कम होगी तो ही हम डिमांड कम ज़्यादा करेंगे. तो ये पहला रीज़न ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सेकेंड है इनकम इफेक्ट. येस, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, परचेजिंग पावर मतलब आपकी जो रियल इनकम है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, of a consumer increases which enables him to buy more of that commodity. This is known as income effect. Yes, हमारे इनकम पे भी डिपेंड होता है ना. जितनी हमारी इनकम उसके हिसाब से हम अच्छे से चीज़ों को खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं. तो इनकम मैटर्स और लॉट. येस, देन सेकेंड है आपका थर्ड पॉइंट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. येस, इन केस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स, when the price of the commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. Yes, सीधी सी बात है. अगर आप चाय ले रहे हो और कॉफ़ी ले रहे हो, ठीक है, और अगर आपका कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो आप किसकी तरफ स्विच करोगे? वेरी सिंपल, चाय की तरफ स्विच करोगे. येस और नो? सो इट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. मीन्स if you know that the price of one of the goods is increasing, then immediately you will switch on the price of the other goods which price is low. Yes or no? ये थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हुआ. तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, मल्टीपर्पज़ यूजेस. सो मल्टीपर्पज़ यूजेस मतलब हम सामान को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. ओके, when a commodity can be used for satisfying several needs, its demands will rise with a fall in its price and fall with a rise in its price. Yes, multipurpose use का मतलब क्या होता है? जब कोई सामान, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक सामान लिया और उसका आपने मल्टीपर्पज़ यूज़ किया. स्टूडेंट्स, कोई भी सामान हो, जब हम उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि व्हेन अ फॉल इन इट्स प्राइस एंड फॉल विथ अ राइज इन इट्स प्राइस, तो हम उसके हिसाब से उसको यूज़ करेंगे ना. अकॉर्डिंग टू प्राइसेस मैटर्स अ लॉट. येस, देन फिफ्थ पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट है दैट न्यू कंज्यूमर्स. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स who can now afford the commodity. Thus total demand for the commodity increases with falls in price. Yes, जब किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त आधी से ज़्यादा पब्लिक उस सामान को ख़रीदना छोड़ देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मार्केट में जाते हैं और सडनली अगर ऑनियन का प्राइस या लेमन का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम सब क्या करते हैं? उसको ख़रीदना छोड़ देते हैं. जो थोड़ा जाने दो, इस वक्त लेमन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम लोग उसको नहीं लेंगे, थोड़े दिन के बाद लेंगे. और उस वक्त कौन ख़रीदता है? बहुत कम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब जब सामान का प्राइस बढ़ा हुआ है तब उससे कंज्यूमर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं. लेकिन जैसे इसका प्राइस डाउन होता है वापस कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि भाई प्राइस कम हो गया ना, एवरीबडी कैन अफोर्ड. येस, तो इससे क्या होता है? न्यू कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं. क्लियर? So reasons for downward sloping demand curve you all followed? Yes? चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं the next very important topic, that is types of demand. Yes, there are few types of demand which you are going to study. So there are how many types of demand? There are total 5 types of demand. Direct demand, indirect demand, complementary, composite एंड कॉम्पिटिटिव. ओके स्टूडेंट्स, हमेशा ये पॉइंट्स लिखने में थोड़ा मिस्टेक करते हैं, इसलिए इस सारे पॉइंट्स को आपको बार बार लर्न करना है. क्योंकि पॉइंट्स अगर आपको लर्न रहेगा तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली. इट्स वेरी इजी. सो अच्छे से पॉइंट्स का मतलब आप समझो और फिर उसको अच्छे से लिखना है एग्ज़ाम में. ओके
तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड के एक्सप्लेनेशन की तरफ. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट डिमांड. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डिमांड? सो it is the demand by the consumer for goods which satisfy their wants directly. They serve direct consumption needs of the consumer. Thus, it is the demand for consumer goods. For example, demand for clothes, sugar, etc. What is the meaning of direct demand? The meaning of direct demand means which we every day want directly. Food, clothes, shelter, water. Yes or no? These all are our direct demand. सो इसके लिए हम इसको कौन सा डिमांड बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड. ओके. ना हमारा सेकेंड है इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड मतलब डिमांड फॉर समथिंग. जैसे आप चाय बना रहे हो, चाय में आप गुड़ भी डाल सकते हो, दैट इज जैगरी, और आप शुगर भी यूज़ कर सकते हो. यस. सो शुगर, जैगरी, दीज ऑल आर व्हाट? इनडायरेक्ट डिमांड. ओके. ठीक है. तो अभी इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड. ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट डिमांड आपके दो नाम होते हैं ना. ऐसे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सी चीज़ों के दो दो नाम हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है? डिराइव्ड डिमांड. पता चला एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आया डिराइव्ड डिमांड, आप बोलोगे अरे अरे कौन सा डिराइव्ड, अपने को तो पता ही नहीं है. तो ऐसा नहीं करना. डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, मीनिंग इज सेम. तो ये दोनों नाम आप लर्न करके रखना. ओके. सो डिराइव्ड डिमांड इज ऑल्सो नोन एज indirect demand. It refers to the demand for goods which are needed for further production. It is the demand for produces goods. Indirect demand इकोनॉमिक्स में क्या है? Indirect demand मतलब कौन सा डिमांड? जो सामान हम प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड इन इकोनॉमिक टर्म्स. जो मैंने शुगर और गुड़ का एग्जांपल दिया था, दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. वो इकोनॉमिक्स में मत लिख देना, इकोनॉमिक्स में आपको लिखना पड़ेगा. सो द डिमांड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन पर्पज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड. ओके. और एग्जाम्पल आपको लिखना है डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर. ओके. ठीक है. नाउ थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड. स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पोजिट और कॉम्पिटिटिव्स में. इन तीनों को अच्छे से समझो. पता चला कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर कॉम्पोजिट में, कॉम्पोजिट का आंसर कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव का आंसर कॉम्प्लीमेंट्री में. ऐसा नहीं करना. इधर का उधर, उधर का इधर. डोंट डू. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री? जॉइंट. कितने लोग को ये जॉइंट भूल जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में नहीं आता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. ओके. तो चलो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझो. व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, इट इज़ नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल. अब आप पेन और नोटबुक नहीं बोलना. यहाँ पे जॉइंट डिमांड का मतलब होता है कि जब एक चीज़ की डिमांड हो, अगर दोनों में से अगर एक चीज़ अवेलेबल है और अगर दूसरी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर आप चाय बना रहे हो और आपके पास गुड़ और शुगर में से कोई एक चीज़ अवेलेबल है, तो आप चाय बना सकते हो. तो वो आपका जॉइंट डिमांड का एग्जाम्पल नहीं है. ओके. कार और फ्यूल का मतलब होता है, कार तो मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं. कार फ्यूल पे डिपेंड है, फ्यूल कार पे डिपेंड है. ओके. आपके पास फ्यूल बहुत भरा हुआ है, बट कार या बाइक नहीं है, तो आप फ्यूल को कहाँ डालोगे, कहाँ यूज़ करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास कार है बट पेट्रोल या डीजल नहीं है, तो आप कार या बाइक या स्कूटी को कैसे चलाओगे? सो यहाँ पे जॉइंट डिमांड का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो एक दूसरे पे डिपेंड हो, उनका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए. ओके. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड का मतलब आपको समझ में आया. द थिंग्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, एक साथ डिमांड होना चाहिए. क्लियर? नाउ अब कॉम्पोजिट का मतलब समझो.
The demand for a commodity which can be put to several use is known as composite demand. Example, electricity is demanded for the several uses such as light, fan, washing machine. Yes, composite demand मतलब एक ही बार में एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं. Example, electricity. Yes, electricity is also example of multi-purpose. हर चीज़ चलता है, AC है, लाइट है, फ़ैन है, कूलर है, मिक्सर है, गीज़र है. Yes or no? So electricity is an example of composite demand. किसका example है? Composite demand का. Clear? Composite का मतलब क्या होता है? So the demand for a commodity which can be put to a several uses, जो एक बार में बहुत सारे पर्पस को सेटिस्फाई करता है. एक तुमने स्विच दबाया, पूरे बिल्डिंग का, पूरे सिटी की लाइट्स ऑन हो जाती है. दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड. ओके, अब है कॉम्पिटिटिव डिमांड. सो डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर ए सब्सिट्यूट फॉर ईच अदर. एग्जाम्पल, टी, कॉफ़ी, शुगर, जैगरी एट्सेट्रा. सब्सिट्यूट. ओके, सब्सिट्यूट का मतलब आपको अच्छे से समझता है. कोलगेट नहीं है, चलो हम लोग सिबाका का टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं. लक्स नहीं है, पेस्ट से नहा लेते हैं. यस, सब्सिट्यूट गुड्स which are available for each other. So this is called competitive demand. तो complementary, composite and competitive तीनों का मतलब आपको समझ में आया. I repeat again, complementary का मतलब joint, जो दोनों एक साथ डिमांड किया जाता है. composite का मतलब एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं, पर्पसफुल हो जाती हैं, यूज़ होता है. एंड competitive का मतलब substitute डिमांड. ओके, क्लियर. एंड डायरेक्ट मतलब जो आप डायरेक्ट डिमांड करते हो, और इनडायरेक्ट मतलब द गुड्स विच आप डिमांड करते हो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए. सो ऑल द 5 पॉइंट्स आर क्लियर. सो द टाइप्स ऑफ डिमांड आर 5 पॉइंट्स. दैट इज डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड. तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. येस, डायरेक्ट डिमांड मीन्स वॉट? द थिंग्स विच वी डिमांड डायरेक्टली. एग्जाम्पल, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. Indirect demand means the things which is demanded for the production purpose. Indirect demand. Example आपको इको में दिया है. Competitive demand. थर्ड है आपका complementary और joint demand. The things which yes are demanded jointly is known as complementary or joint demand. Example, car and fuel. Fourth, composite demand which can be put to several uses is known as composite demand. Yes, light, fan, washing machine. Competitive, एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी. क्लियर हो गया आप सबको? लर्न हो जाएगा अब तक. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड? जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके क्या फैक्टर्स हैं? कैसे पता चलता है कि आप स्टूडेंट हो? कैसे पता चलता है कि आपको जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और एक टीचर हैं, लेक्चरर हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है. आप स्टूडेंट हो तो आपके फैक्टर्स क्या हैं? आप स्कूल बैग, कॉलेज बैग लेके रखोगे, पेन, नोटबुक, बुक्स, टेक्स्ट बुक. यस, तो आपको हाँ भाई ये पर्टिकुलर ये स्टूडेंट है. लेक्चरर्स हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उनके हाथ में चॉक रहेगा, मार्कर रहेगा. यस, तो ये सारे फैक्टर्स हमें सब्सक्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर. यस और नो? तो यहाँ पे वो फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जो कि बहुत इजी है. ओके, और एक आता है मोस्टली एग्जाम में आता है. सिर्फ आप पॉइंट्स लर्न करके रखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. ओके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है प्राइस. यस, price determines the demand for a commodity to a larger extent. Consumer prefer to purchase a product in the large quantity when the price of the product is less, and they purchase the product in small quantity when the price of the product is high. इसमें आपको कुछ भी नया नहीं है. आपने सिर्फ पॉइंट डाला प्राइस, और आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में लिख सकते हो दैट व्हेन द प्राइस इज़ मोर कंज्यूमर विल बाय लेस, एंड व्हेन द प्राइस विल बी लेस कंज्यूमर विल प्रिफर टू बाय मोर. यस. नाउ
The second is income. Yes, income of a consumer decides purchasing power, which in turn influences the demand for the product. Rise in income will lead to a rise in demand for the commodity, and fall in income will lead to a fall in demand for the commodity. Yes, अगर समझो मैं जॉब करती हूँ, आपके पेरेंट जॉब करते हैं, अगर समझो आपके पेरेंट का प्रमोशन हुआ है, यस, तो घर पे आके बहुत खुश होंगे, चलो भाई आज मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं अपनी फैमिली को बाहर लेके जा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को बाहर लेके जा रहा हूँ। वो सडनली इनकम उनका इंक्रीज़ हुआ तो उनका डिमांड इंक्रीज़ हो गया। कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी वो पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वाई? बिकॉज इनकम इंक्रीज़ हुआ है। बट जस्ट अपोजिट, अगर इनकम डिक्रीज़ हो गया, नहीं नहीं जाने दो, वहाँ जाना तो इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, अभी वैसे भी पैसे नहीं हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। डिमांड लेस हो गया, कम हो गया। So demand is another factor for demand is income. First is price, second is income, and the third is prices of substitute goods. Yes, it is a substitute goods is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than costly goods. सीधी सी बात है, अगर मेरे को पता है कि जो चॉकलेट मेरे को 10 रुपये में मिल रहा है एक दुकान पे, दूसरे दुकान पे 20 रुपये में मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊँगी? 10 रुपये वाला ही प्रेफर करूँगी ना। इट्स हैबिट. So prices of substitute goods is also one of the other factor. Now prices of complementary goods. Yes, आ गया ना complementary. So the changes in the prices of the one commodity would also affect the demand for the other commodity. Example, car and fuel. अगर fuel का price rise होगा तो demand for the car automatic it will fall. Yes or no? क्योंकि complementary goods है ये, जॉइंट डिमांड है ये, तो अगर कि दोनों में से किसी एक का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर अनदर गुड्स ऑटोमेटिकली क्या होगा? डाउन हो जाएगा। क्लियर? अभी हम लोग चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ, दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इफ अ commodity is a necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure. Yes students, अभी तक मैंने आपको बताया है कि जहाँ जैसे ही प्राइस ज़्यादा होता है डिमांड कम हो जाता है, पर ये एग्ज़ाम्पल कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर एनी फैमिली मेम्बर इज़ नॉट वेल, या उनको हाई बीपी का वो पेशेंट है या शुगर के पेशेंट है, और दवाएं चाहे मेडिसिन चाहे कितनी भी कॉस्टली हो हमें लाना ही पड़ता है, वी हैव टू अफोर्ड इट, सो दैट टाइम हम प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं। यस, सो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द परचेजिंग पावर। ओके, नाउ next is the size of population. Yes, larger the size of population, greater will be the demand for the commodity, and smaller the size of the population, smaller will be the demand of the commodity. Very simple. ये point बहुत easy है। तो population ज़्यादा है, demand ज़्यादा रहेगी, population कम है, demand कम होगी। Yes. So next is expectations about the future prices. Yes, festivals आ रहा है, दिवाली आ रहा है, गरबा आ रहा है, मम्मी ने बोला सामान महंगा हो जाएगा, हम लोग अभी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है भाई, जैसे जैसे फेस्टिव सीजन्स नज़दीक आएंगे, प्राइसेस क्या ऑयल का या रवा है, मैदा है, जो हमारे दिवाली में यूज़ करते हैं, उसकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। चलो हम लोग पहले ही ख़रीद लेते हैं। यस, सो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। सिमिलरली ऐसा होता है, अरे पता है सॉल्ट है, कितना चाय टी लीफ है, कितना प्राइस बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, हम लोग नहीं खरीदेंगे। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो वन ऑफ द मैटर ऑन विच आवर डिमांड्स गेट्स अफेक्टेड। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। येस, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप tend to change the preferences of the consumer and lead to demand for the many products. Examples, cosmetics, toothbrush, etc. Yes, एडवर्टीज़मेंट हमारे माइंड पे साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। आप जो भी टीवी पे एडवर्टीज़मेंट देखते हो, जब कोई एक्टर है, एक्ट्रेस उस चीज़ का पर्टिकुलर साड़ी हो, ऑर्नामेंट्स हो, सोप्स हो, जब उसका एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप वही चीज़ देखकर मार्केट में ख़रीदने भी जाते हो, उनके जैसा हेयर स्टाइल बनवाते हो, उनके जैसे ड्रेसिंग सेंस करते हो। वाई? बिकॉज यू फील दैट येस द वे दे आर लुकिंग स्मार्ट, वी विल ऑल्सो रिजेंबल लाइक दैट। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो जाता है, तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट का बहुत इफेक्ट आता है हमारे डे टू डे लाइफ पे, और हम उस चीज़ को ख़रीदते हैं। यस,
अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। सो टेस्ट हैबिट एंड फैशन हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, पार्टी है, एंजॉय कर रहे हैं, भले वहाँ पे महंगा है बट वी आर एंजॉइंग ना। हमारी पसंद की चीज़ें हैं ना होटल्स में, हमको पसंद है, नहीं आजकल तो फैशन है, नहीं नहीं मैं तो ये लूँगी, नहीं नहीं मैं तो वो लूँगा, इसका ही फैशन है, करते हैं ना। यस, टीनेजर्स ग्रुप के सारे बच्चे ये चीज़ करते हैं। तो टेस्ट हैबिट एंड फैशन का भी जो भी प्राइस हो, हम उस वक्त प्राइस को नहीं देखते। येस आई वॉन्ट, येस आई वॉन्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड। नाउ लेवल ऑफ टैक्सेशन। High rates of taxes on goods and services would increase the price of the goods and services. This in turn would result in a decrease in demand for goods and services and vice versa. Yes, level of taxation play a very important role in the development of any of the country. Yes, because अगर किसी भी सामान का टैक्स ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक पब्लिक उसको कम लेती है, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा रहता है ना। यस, और अगर टैक्स कम है तो पब्लिक ज़्यादा लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बहुत सारे आपने एरिया में मेडिकल स्टोर्स देखे हैं। मेडिकल स्टोर्स पे जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे में मिलती हैं। जस्ट अपोजिट जो आजकल हमारी गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन की जो सर्विस स्टार्ट की है, जेनरिक मेडिकल पे आपको सेम मेडिसिन चीप रेट पे मिलती है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनको पता है कि सेम मेडिसिन है, सेम कंटेंट है, उसका सेम इफ़ेक्ट आएगा, वो नॉर्मल मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं लेते हैं, वो जेनरिक मेडिकल पे जाकर वो सारे मेडिसिन को ख़रीदते हैं। वाई? बिकॉज उसका टैक्स कम रहता है, पब्लिक को अफोर्ड ईजिली हो जाता है। सो दिस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिमांड। ओके, नाउ अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। येस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, अभी हम लोग कोरोना से गुजरे हैं, सडनली कहीं रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, कहीं स्टॉर्म हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम सब कोई भी, ये जो करंट बैच है आपको अच्छे से पता है कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, जो ये पैंडमिक से जो भी हमने फेस किया, व्हाट काइंड ऑफ पैंडमिक्स वी फेस फ्रॉम द लास्ट 2 years, किसी से छुपा नहीं है। येस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जिसको कंप्यूटर आता है उसका सब कुछ आता है, जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो बेचारा एक तरह से जॉबलेस हो जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अपग्रेड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी की कभी भी कुछ भी चेंज हो रहा है ना टेक्नोलॉजी में। आज 4G था, 5G आएगा, 6G आएगा, 7G आएगा। येस, गवर्नमेंट पॉलिसी, येस गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमारे डिमांड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसकी टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, कितने उसका इनकम टैक्स का क्या सिस्टम है, लोन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देयर आर मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विच ऑल्सो अफेक्ट्स अस इन डिफरेंट काइंड ऑफ वे। ओके, देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। येस, हमारी कंट्री का कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है, इंग्लैंड की कंट्री का कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में वाइट फ्लावर इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, फ्रेंडशिप, बट ये सेम वाइट फ्लावर इंग्लैंड में इट इज़, जब कोई फ्यूनरल पे जाता है ना, फ्यूनरल मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है, जब वहाँ पे जाते हैं ना डेथ में, उनकी डेड बॉडी जहाँ रहती है, तो वहाँ पे वो लोग वाइट फ्लावर लेके जाते हैं। तो सेम चीज़ है, पर कल्चर और ट्रेडिशन इंडिया और अमेरिका का अलग अलग है। तो कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ड्यू टू दैट ऑल्सो आवर डिमांड गेट्स अफेक्टेड। ओके, होप सो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आया है। देर आर टोटल 11 पॉइंट्स, बट पॉइंट्स बहुत ईजी हैं। अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ पे आपको लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है। यू आर एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, nature of product, size of population, expectations about future prices, advertisements, test, habits and fashions, level of taxations and other factors। यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट्स हैं। आउट ऑफ 11 पॉइंट्स अगर आपने 8 और 9 भी लिखा तो आपको एक्सप्लेनेशन, पॉइंट्स आप सारे लिखो, एक्सप्लेन, यू कैन डू 8 और 9, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑलवेज कम्स in your board exam for 8 marks, law of demand. Okay,
सो लॉ ऑफ डिमांड इज़ द थिंग दैट आपको इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना है, एक्सप्लेन इन डिटेल द लॉ ऑफ डिमांड विथ दिस एक्सेप्शंस और एजम्पशंस। ओके, सो आपका लॉ ऑफ डिमांड का सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। सो द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश इन 1890। बस इतना आपने लिखा, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देखो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ध्यान से देखो ये, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यही आपको लिखना है, जो आप खुद के ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यस ये आपको मेंशन करना है। स्टेटमेंट में आपको सबसे ज़्यादा क्या फैक्टर मेंशन करना है कि स्टेटमेंट ऑफ द लॉ दैट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल and higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, larger is the commodity demanded, and other factors remaining constant। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है फर्स्ट चैप्टर, क्या क्या फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, यस। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमको प्राइस में चेंजेस दिखाना है, फैक्टर्स में नहीं। समझ में आया? ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है, जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं इन सारे छोटे छोटे माइंड पॉइंट्स, और इसकी वजह से आपका मार्क्स क्या हो जाता है, कट हो जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, ये इन अदर वर्ड्स मतलब सेम चीज़ दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, आपको फिर बाद में ये रिप्रेजेंट करना है सिम्बॉलिकली। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज dx इज इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स। डी मतलब डिमांड, एक्स मतलब कमोडिटी, इज इक्वल टू एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, पी इंटू एक्स। फंक्शनल रिलेशन जैसे अब मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डिमांड चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी इंडिविजुअल डिमांड के टाइम पे, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगा, किसका, कमोडिटी का, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल रिलेशनशिप विच यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस टर्म। ओके, दिस इज़ योर फंक्शनल रिलेशनशिप। सो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ आपको समझा, that factors will be constant and other things being equal, and higher the price of the commodity lower demanded, lower the price of the commodity higher demanded, and factors will remain constant। इस चीज़ को आपको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में लिखना ही है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, एंड देन फंक्शनल रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करना है, ख़त्म। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन समझ लिया, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ भी समझ लिया, जहाँ पे कि मैंने आपको फंक्शन रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है, जिसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब मैं आपको चलती हूँ इसका टेबल एक्सप्लेन करने, डिमांड शेड्यूल का टेबल। स्टूडेंट्स, जो एजम्पशंस आए हैं वो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग प्रिंट है, तो सबसे पहले आप टेबल को समझोगे, फिर ग्राफ को समझोगे, उसके बाद आप एजम्पशंस पर आओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिमांड शेड्यूल समझते हैं कि ये कैसे किया हुआ है। तो आपको मालूम है यहाँ पे भी सेम चीज़ है, टेबल है, लाइक प्राइस, व्हेन द प्राइस इज़ ₹50, डिमांड इज़ 1 kg, व्हेन द प्राइस इज़ ₹40, 2 kg, 30, 3 kg, व्हेन द सबसे कम प्राइस है दैट इज़ ₹10, तो आपका डिमांड सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 5 kg। ओके, अब ये सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 1 to 2 kg, सिमिलरली एट प्राइस 30, क्वांटिटी डिमांडेड 3 kg, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 to 10, क्वांटिटी डिमांडेड राइज फ्रॉम 4 kg to 5 kg, thus as the price of the commodity falls, quantity demanded rise, and when the price of the commodity rises, quantity demanded falls, which shows an inverse relationship between price and quantity demanded। समझ में आया ना आपको? क्योंकि ये आप खुद के ओन वर्ड्स में टेबल को आप ये टेबल लर्न कर सकते हो,
और इस टेबल को लर्न करके ये सारी चीज़ें आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, अब हम समझते हैं इसका ग्राफ कैसा है, डिमांड कर्व कैसा है। सो डिमांड कर्व आपको सेम टेबल बनाना है, आपको प्रॉपर डिमांड कर्व एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ये वाई एक्सिस है, ये डिमांड कर्व है, ये 0 है, और यहाँ पे आपको प्राइस ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको डिमांड इन केजी में ड्रॉ करना है, और बाद में आपका जो टेबल का जो प्राइस है वो यहाँ पे 10, 20 और फिर सबसे ज़्यादा प्राइस 50, तो सबसे ज़्यादा प्राइस पे आपका 1 है और सबसे कम प्राइस पे आपका 5 है। तो आपका डिमांड का एग्जैक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका डिमांड का जो है एग्जैक्ट डाउनवर्ड आपका आ रहा है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम डाउनवर्ड, फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम डायरेक्शन इज ओनली वन, दैट इज लेफ्ट टू राइट। ओके, which slows downward from left to right, which shows an dash relationship and inverse relationship। आपको डिमांड कब समझ में आ गया? सब जगह आपको सेम एक्सप्लेनेशन ही डालना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो डिमांड कब क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये रॉन्ग है, अगर आप ऐसे करोगे तो ये राइट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर डाउनवर्ड दिखा रहा है। ये देखो आपको प्रॉपर डाउनवर्ड दिखा रहा है, आपका ऐसे 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 जाएगा, सो दिस इज़ रॉन्ग। क्लियर? तो जब आप डिमांड कर्व ड्रॉ करो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बाद में ये एरो आपको दिखाना है विच शोज दैट डिमांड कर्व कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये जो लाइन आप डिमांड कर्व ड्रॉ करो इसको आपको मेंशन करना है डी से। क्लियर हुआ? जब इस तरह से आप डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। और जिस तरह से आपने टेबल में एक्सप्लेन किया कि येस विद द हेल्प ऑफ टेबल यू आर एक्सप्लेनिंग दैट व्हेन द प्राइस इज मोर डिमांड इज लेस, एंड एट द प्राइस ऑफ ₹10 व्हेन द डिमांड इज मोर। सेम एक्सप्लेनेशन ऑफ इस ग्राफ के लिए भी डालोगे। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, डिमांड का क्या दिखा रहा है। ये हो गया आपका डिमांड का कंप्लीट। सो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डालोगे इंट्रोडक्शन, देन आप डालोगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, देन थर्ड आप लिखोगे टेबल, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल, देन डिमांड कर्व का ग्राफ, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड कर्व ग्राफ। एंड नाउ अब हम वापस चलते हैं एजम्पशंस की तरफ। कहाँ चलते हैं हम? एजम्पशंस की तरफ। ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक में पहले दे दिया है, जो कि बाद में आएगा। तो अब हम चलते हैं एजम्पशंस की तरफ। एजम्पशंस का मतलब जो हम एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम में कोई चेंजेस नहीं है, जितने भी पॉइंट्स हैं कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इफ़ द लॉ ऑफ डिमांड इज़ टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो इफ़ देर इज़ अ राइज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस ओनली। तो मतलब उनके इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अगर इनकम में चेंज आएगा तो पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। सीधी सी बात है। अगर मेरा बढ़ जाएगा इनकम तो मैं सोचूंगा ना चलो कहीं घूम आऊँ, तो मैंने इनकम बढ़ने के से वजह से मेरी डिमांड ज़्यादा हुई ना। सो इट इज़ एज्यूम्ड दैट देर इज़ अ नो चेंज इन इनकम, इट रिमेन कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है सबको ये एज्यूम करना है कि देर इज़ नो चेंज, देर इज़ नो चेंज। तो अभी जो दूसरा है आपका नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ भी है कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, फिर थर्ड है आपका प्राइसेस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ सब जगह आपको एक ही पॉइंट लिखने का, इट इज़ एज्यूम्ड दैट प्राइसेस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स देयर इज़ नो चेंज एज एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो जितने भी पॉइंट्स आप लर्न करोगे सिर्फ पॉइंट्स लर्न कर लो और सारे पॉइंट्स के साथ आप एक ही चीज़ डालो, दैट देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, देयर इज़ नो चेंज इन पॉपुलेशन, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। आपको मार्क्स बहुत आसानी से ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह एक ही पॉइंट्स लिखना है। देयर इज़ नो चेंज, इट इज़ एज्यूम्ड दैट यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। सो नंबर 4 है prices of complementary goods remains constant. Yes, it is assumed that the prices of the complementary goods remain unchanged because the change in the price of one goods will affect the demand for others. Okay, so no change. Then
नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस इज एज्यूम दैट सब जगह पे नो चेंज ही है. नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. यहाँ पे आपको सिर्फ ये 7 पॉइंट्स लर्न करना है, सब जगह एक ही चीज़ लिखना है, नो चेंज, ज़्यादा नहीं. ओके, ठीक है. तो आपको एजम्पशंस समझ में आया. अब हम चलते हैं एजम्पशंस की तरफ. नहीं, एजम्पशंस तो हो गया, अब हम चलते हैं एक्सेप्शंस की तरफ. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड फॉर 4 मार्क्स इन आंसर द फॉलोइंग. तो आप एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करोगे, उसका आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, फिर जितने पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करोगे. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन. एक्सेप्शंस मीन्स कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन उनका नहीं होता है भाई, वो एक्सेप्शन है. ओके, सो ड्यू टू दैट इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शन. जैसे क्लास में कोई बहुत जीनियस है, कोई बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटीफुल, किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं, तो हम क्या बोलते हैं भाई, वो तो एक्सेप्शनल है. यस, so exceptions. So there are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumer buys more even when the price of the commodity rises, and buy less even when the price of commodity falls. In such cases, demand curve slopes upward from left to right. That is, demand curve has a positive slope. स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको और बताया कि डिमांड कर्व इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा है, यहाँ पे डिमांड कर्व अपवर्ड है, बट लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो भी डिमांड ज़्यादा है, और प्राइस कम है तो भी डिमांड कम है. तो ऐसा तो होता नहीं है, हमेशा अपोजिट होता है, बट कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं. सो इसके लिए यहाँ पे क्या है, डिमांड का कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है. कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है. ठीक है, ये देखो डिमांड का कैसा जा रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है. देखो पहले लेफ़्ट है, यहाँ से लेफ़्ट है, और फिर यहाँ से ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है. दिख रहा है? तो ये आपको प्रॉपर इस तरह से ड्रॉ करना है. सो जब आप बनाओगे, सो यू हैव टू गिव द हेडिंग एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, then you have to draw like that, then you have to put the dot like that, then you have to give the heading, here price, here quantity demanded, then you are going to get the full marks. अब exceptions क्या हैं? What are the exceptions in the law of demand? So first exception is Giffen's paradox. Now what is the meaning of Giffen's paradox? Actually Giffen was one of the economists. So he did research regarding exceptionals in demand. So due to that यहाँ पे इसका नाम रखा गया गिफिन्स पैराडॉक्स. इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइसेस फॉल्स. गिफिन पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि लो क्वालिटी गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, जिसका अगर प्राइस फॉल होता है देन टू देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, डिमांड राइज नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहीं किसी सेल में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ना 100 रुपीज़ का सेल है, 200 का सेल है, ले लो, सेल 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 चिल्लाते हैं ना सेल्समैन, तो भी कितने लोग नहीं जाते. वाई? बिकॉज उस गुड्स में कुछ लोग जाते हैं बट सब लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उस गुड्स में कहीं ना कहीं कुछ इन्फीरियरिटी रहती है जो हमें मालूम नहीं पड़ती है, पर कहीं ना कहीं उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट रहता है. सो द मीनिंग ऑफ गिफिन पैराडॉक्स मीन्स इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, जहाँ पे अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो भी देयर इज़ नो राइज इन डिमांड. ओके, सो एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेज when the price of such commodities fall. So Sir Robert Giffen observed that this behavior in England in relation to bread. He noted that when the price of the bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior goods like meat. This is known as Giffen's paradox. तो ये जो गिफिन थे, इन्होंने इंग्लैंड में रिसर्च किया था कि लोगों की इनकम बढ़ गई तो ब्रेड का प्राइस कम हो गया, डाउन हो गया, फिर भी लोगों ने ब्रेड ख़रीदना नहीं पसंद किया, उसके बदले वो लोग ने और अच्छी क्वालिटी के गुड्स ख़रीदना पसंद किया, दैट इज़ मीट. सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ी हुई थी. तो जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो सीधी सी बात है वो क्वालिटी पे जाता है, क्वांटिटी पे नहीं जाता है. यस और नो?
आप भी अगर कॉलेज में जाते हो, ट्यूशन्स में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, जिसके पास पैसे नहीं है उनको लगता है चलो भाई कैसे भी हमारा काम निकल जाए, बट जिसके पास पैसा है वो बोलता है नहीं भाई मैं तो होम ट्यूशन अफोर्ड कर सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड होम ट्यूशन, आई एम एबल टू पे। वो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करता है। उसको पता है कि सामने जो ट्यूशन चल रहा है वहाँ पे कम रेट है, फिर भी वो वहाँ अपने बच्चे को नहीं भेजता है, बिकॉज ही इज़ क्वालिटी ओरिएंटेड, क्योंकि उसकी इनकम है, वो अफोर्ड कर सकता है। So these all are called exceptions. Okay? Now, second is prestige goods. Yes, जब प्रेस्टीज की बात आती है, अभी आप देख लो, एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ। आपका बॉस है और आप कंपनी में जा रहे हो या आपके नेबर्स हैं। कई बार ऐसा होता है, नहीं नहीं उन्होंने तो ऐसा कपड़ा डाला था, मैंने तो ऐसा नहीं डाला, आज पार्टी में मैं सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस रहूँगी, किसी का भी मेकअप ज्वेलरीज मेरे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आता है ना प्रेस्टीज, कॉमन सी बात है, हर इंसान में होता है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम। यस, सो कितना भी महंगा गुड्स हो, कॉस्टली गुड्स हो, आई विल बाय, और दूसरे लोग देखकर उसको जलन करेंगे, ज्वेलस, दे विल फील ज्वेलस। सो प्रेस्टीज गुड्स में भी हम प्राइस को काउंट नहीं करते, कितना भी महंगा हो, यस आई विल बाय। क्लियर? देन आपका थर्ड है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। क्या होता है? द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल इन फर्दर। इन केस ऑल्दो द प्राइसेस हैव risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. Example, prices of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali, so people go on purchasing more at a high price as they anticipate that prices may rise during Diwali. Yes, speculation. What is the meaning of speculation? मतलब डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं तो प्राइस बढ़ने वाला है भाई, तो हम क्या करें? तो हम क्या करते हैं? स्पेकुलेशन का मतलब को फील होता है कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मेरे को पता है इस वक्त अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है और नवंबर में दिवाली है, तो दिवाली में कहीं ऑयल का प्राइस और बढ़ गया तो मैं क्या करूँगी? भले ही प्राइस बढ़ जाएगा, मैं क्या करूँगी? मैं पहले ही ख़रीद लूँगी। समझ में आया? तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, उनको मालूम है कि चलो कंपनी का मालूम है कि हम प्राइस बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, पर वो क्या करते हैं? वो पहले से ही खरीद लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो भी पॉइंट्स है वो मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं यहीं पे ही स्टॉप करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।